वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 31 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक आदि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। दोस्तों, यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे तो बार बार रिपीट होते, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से जो बॉइलिंग होता है यह किसी तरल की समान मात्रा के लिए सबसे धीमी प्रक्रिया होगी। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बॉइलिंग यानी क्वथनांक, ये होता क्या है? दोस्तों, क्वथनांक होता है वह ताप जिस पर द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस ताप को बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु कहते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन से और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जैसे वायु दाब के साथ साथ यह क्वथनांक बदलता रहता है। जैसे वायु दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि वायु दाब घटने पर क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। तो दोस्तों, न्यूक्लियस में क्या होता है जो परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? आप बताएंगे जो प्रोटॉन होता है यह परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, यानी एटॉमिक नंबर कहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसे ई से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, जबकि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, एलिसा टेस्ट किस बीमारी को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जो एलिसा टेस्ट होता है यह एड्स बीमारी को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं एलिसा के बारे में। एलिसा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। दोस्तों, यह टेस्ट जो होता है यह एड्स बीमारी को पता करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से ब्रोमीन यह एकमात्र अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं ब्रोमीन के बारे में। यह आवर्त सारणी के 7वें समूह का तत्व है। सामान्य ताप पर केवल यही अधातु है जो कि द्रव अवस्था में रहती है। इसका एटॉमिक नंबर 35 है, जबकि इसका एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान जो होता है इसका 79.9 होता है। इसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों, ब्रोमीन की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक बेलार्ड ने 1826 में की थी। कब की थी? 1826 में फ्रांस के वैज्ञानिक बेलार्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? दोस्तों, निम्नलिखित में से एक हाइड्रोजन एटम में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी न्यूट्रॉन बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। इसका ऑप्शन नंबर डी का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। यह आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है। यह एकमात्र तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। दोस्तों, इसे H के रूप में डिनोट किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है तथा इसका परमाणु भार भी 1 होता है। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, आप बताएंगे व्यक्ति के गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग घटेगी, मतलब तराजू का जो व्यक्ति का वजन कम दिखाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। तराजू पर जो होता है रीडिंग घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। यात्री ट्रेन के एकाएक यानी अचानक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो कि गाड़ी के संपर्क में होता है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा जो होता है स्थिरता के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बने रहने का प्रयत्न करता है। फलस्वरूप यात्री के शरीर का
ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से बहती हवा यानी वायु में गतिज यानी केवल गतिज ऊर्जा होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका टिक हो जाएगा। दोस्तों बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को अन्य रूपों जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा जो किसी भी बॉडी में उस समय होती है जब वो गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से शक्ति यह भौतिक राशि जो कि कार्य की दर कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है आप बताएंगे? शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? दोस्तों यह क्वेश्चन यूपीएससी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। इन्होंने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों ब्रह्मगुप्त यह गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ब्रह्म सिद्धांत इन्होंने दिया था तथा इन्होंने सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी की सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। दोस्तों जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित होता है यानी भार बदलता नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों एक आदर्श परिस्थिति यानी आइडियल कंडीशन में जब वायु प्रतिरोध को नगण्य माना जाए तो किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है, इसलिए उस वस्तु का भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? दोस्तों अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा यानी द्रव्यमान वही रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी के सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो पृथ्वी का जो वस्तु का जो भार है वह शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता, द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक ध्रुवों पर पाया जाता है जबकि सबसे कम विषुवत रेखा पर पाया जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान शून्य होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से सूखी बर्फ यानी शुष्क बर्फ के रूप में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में यानी CO2 के बारे में। यह रंगहीन तथा गंधहीन गैस होती है। यह वायुमंडल में इसका प्रतिशत 0.03% होता है। इसे ठोस बर्फ यानी ठोस शुष्क बर्फ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। तो दोस्तों आपको सबसे उपयुक्त विकल्प भरना है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा 6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की जो प्रतिशत की मात्रा होती है 27.3% होती है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो खरगोश होता है यानी रैबिट, इसकी जो सबसे लंबी आंत होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, कंप्यूटर में हमेशा एक डैश होता है। दोस्तों निम्नलिखित में से कंप्यूटर में क्या होता है आप बताएंगे? कंप्यूटर में एक निम्नलिखित में से एक CPU होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे ALP 2018 में क्वेश्चन बन चुका है और आयोग ने इसका CPU आंसर माना था।
दोस्तों सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का दिमाग यानी कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य है प्रोग्राम को चलाना और अन्य सभी कंप्यूटर उपकरण जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर आदि को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का परिभ्रमण काल कितना होता है? दोस्तों एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो परिभ्रमण काल होता है वह कितना होता है आप बताएंगे? इसका होता है 24 आवर्स। कितना? इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से लगभग 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमण करता है। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो परिक्रमण काल यानी पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से सूक्ष्म वस्तु तथा पास की वस्तुओं का अध्ययन करने में माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के बारे में। इसकी सहायता से आंख से ना देखने योग्य सूक्ष्म व पास की वस्तुओं को देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप का आविष्कार 1590 ईस्वी में जेकेरियस जेनसेन तथा इनके पिता के द्वारा किया गया था। दोस्तों जो माइक्रोस्कोप होता है यह ग्रीक वर्ड माइक्रोस तथा स्कोपियन से मिलकर बना है। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म यानी छोटा, जबकि स्कोपियन का मतलब होता है देखना यानी छोटी वस्तु को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने किया था। दोस्तों स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वॉट ने वर्ष 1930 में पहली बार यौगिक रडार व्यवस्था का विकास किया था। दूसरे विश्व युद्ध, दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था आप बताएंगे? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था। रडार की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग।